हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 सेक्टर्स और उन 5 सेक्टर्स के 5 स्टॉक्स के रिजल्ट्स के बारे में, और जिससे कि हमें स्टॉक्स के बारे में तो पता ही चलेगा, उन सेक्टर्स के बारे में ही पता चलेगा। और ये भी जानेंगे कि इन स्टॉक्स में आपको मंडे को गिरावट देखने को मिल सकती है या फिर तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये जितने भी रिजल्ट्स आए हैं वो या तो आए हैं फ्राइडे की शाम को और या फिर आए हैं सैटरडे को। तो ये सारा जो मूवमेंट है इनका, ये आपको देखने को मिलेगा मंडे को। ये जो नंबर्स लिखे हैं, खाली इनको देख लेने से काम नहीं चलेगा, ये तो आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे, लेकिन इनके ऊपर जो हम लोग टिप्पणी करेंगे, जो हम लोग डिस्कशन करेंगे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा आगे तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस क्या है या आपके काम की है भी या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं रिलायंस के Q1 के रिजल्ट्स के बारे में। रिलायंस के Q1 का रेवेन्यू आया है 55% अप YOY और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सिर्फ 5% ऊपर है रेवेन्यू। अगर प्रॉफिट के बारे में बात करें, 41% YOY है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो 8% अप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अब ये जो आपको दिख रहा है, ये डिफरेंस इसीलिए दिख रहा है क्योंकि आपको पता है रिलायंस के काफ़ी सारे सेगमेंट्स हैं, जिसमें इनका एक O2C बिजनेस है और एक ये है ऑयल टू केमिकल बिजनेस और एक है ऑयल एंड गैस बिजनेस। अब ये बिजनेस डायरेक्टली इंपैक्ट होते हैं क्रूड के प्राइसेस से, क्योंकि क्रूड के प्राइसेस और गैस के प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़े हुए थे, इसीलिए रिलायंस के भी रेवेन्यूज़ आपको बढ़े हुए नज़र आ रहे हैं। तो उस वजह से इनके मार्जिन भी बढ़े थे, जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट YOY बेसिस पे बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो ये चीज़ें आपको नॉर्मलाइज होती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि जो क्रूड के प्राइसेस हैं, गैस के प्राइसेस हैं एंड इवन रॉ मटेरियल के प्राइसेस हैं, वो धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो गए हैं। सो ये जो मार्जिन्स इन्फ्लेट हो गए हैं, ये जो रेवेन्यूज़ इन्फ्लेट हो गए हैं, ये हमेशा नहीं रहने वाले हैं। इसी वजह से आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इतनी ज़्यादा बड़ी बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही है। अगर आप इनके सेगमेंट वाइज रेवेन्यूज़ और एबिटा देखेंगे, अगर रिजल्ट्स की PDF में अंदर जाके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि O2C बिजनेस और जो इनका ऑयल एंड गैस बिजनेस है, उसको अगर आप निकाल दें तो बाकी रिटेल हो, चाहे बात करें आप जियो की, वहाँ पे कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं है। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ देखेंगे तो वहाँ पे आपको कोई ज़्यादा खास ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी। इसीलिए कंसोलिडेटेड बेसिस पे आपको 5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने को मिल रहा है। हाउएवर अगर आप O2C बिजनेस और ऑयल एंड गैस बिजनेस को देखेंगे, वहाँ पे बहुत अच्छी खासी बड़ी बड़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो सप्लाई डिमांड से चलती हैं। अभी क्रूड की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, प्राइसेस बढ़े हुए थे, तो वहाँ पे आपको रिलायंस के 2 सेगमेंट्स में बहुत अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली, लेकिन बाकी सेगमेंट्स में वही स्लगिशनेस है जो कि मार्केट में हर जगह नजर आ रही है। बाकी रिलायंस में बहुत सारी न्यूज़ भी चल रही हैं, क्योंकि आपको पता होगा विंडफॉल टैक्स लग गया था, और उसके अलावा एक्सपोर्ट पे भी काफ़ी सारे टैक्सेस वगैरह की बातें चलती रहती हैं। फिर विंडफॉल टैक्स को रिसेंटली उसको विड्रॉ भी कर लिया गया, पूरी तरीके से विड्रॉ नहीं किया है, थोड़ा सा उसको बस कम कर दिया है। सो जब विंडफॉल टैक्स लगा, रिलायंस 7-8% गिरा था। अभी जब विंडफॉल टैक्स को थोड़ा सा कम कर दिया गया, वहाँ पे 2-3% से बढ़ गया है। बट अगर मैं सीधे सीधे सिर्फ रिजल्ट्स के बारे में बात करूं और अगर मैं रिलायंस के चार्ट को देखूं, यहां पे मैं आपको दिखाता हूं चार्ट। ये है रिलायंस का ऑल टाइम हाई के आसपास, 2800 के आसपास, और अभी स्टॉक चल रहा है 2500 पे। और इसमें जो सारे पॉजिटिव फैक्टर्स थे, वो सारे ऑलरेडी यहां पे फैक्टर इन हो गए थे, क्योंकि जहां पे मार्केट इस पूरे पीरियड में नीचे जा रही थी, इस तरीके से सारे के सारे स्टॉक्स 35% 40% गिरे हुए थे, रिलायंस ऊपर भाग रहा था अपने 2 सेगमेंट की वजह से, O2C एंड ऑयल एंड गैस। अब वो सेगमेंट्स हमेशा इस तरीके की ग्रोथ तो दिखाएंगे नहीं, हमेशा क्रूड के प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़े नहीं रहेंगे, हमेशा रिफाइनिंग मार्जिन्स इतनी नहीं रहेंगी, वहाँ पे इनको डाउनफॉल देखने को मिलेगा। अगर वहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिलेगा तो इनके जो नेक्स्ट आने वाले जनरेशन के जो ग्रोथ लीवर्स हैं, जो हैं रिटेल और जियो, उनको परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी रिलायंस में आपको कोई अच्छी खासी सस्टेनेबल रैली देखने को मिलेगी। क्योंकि आपको पता है रिलायंस ने अपना जो फोकस है वो शिफ्ट कर दिया है रिटेल और जियो की तरफ। तो अगर आप रिटेल और जियो के इन डेप्थ में थोड़ा सा रिजल्ट्स को देखेंगे तो वहाँ पे उतने ज़्यादा आप इंप्रेस नहीं होंगे। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आपको रिलायंस में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है मंडे को, क्योंकि जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो ऑलमोस्ट सारी की सारी फैक्टर्ड इन हैं। अगर मंडे को नहीं तो ट्यूसडे को आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग सम फॉल इन रिलायंस फ्रॉम दीज लेवल्स। और इस प्राइस पे रिलायंस को खरीदने का एटलीस्ट मेरे लिए तो कोई मतलब बनता नहीं है। रिलायंस कंपनी बढ़िया है, ग्रोथ लीवर्स भी इनके, अभी क्लीन एनर्जी में भी काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट की बात रिलायंस करती रहती है, लेकिन इस क्वार्टर में कुछ ज़्यादा उसके बारे में सुनने को नहीं मिला है। सो आगे देखते हैं कि कैसा होता है। तो रिलायंस एक बहुत बड़ी कंपनी है, इसके अंदर बहुत सारे सेक्टर्स अपने आप में छुपे हुए हैं, जिसकी वजह से एक सेक्टर ऊपर जाता है तो दूसरा नीचे चला जाता है, दूसरा ऊपर जाता है तीसरा नीचे चला जाता है। तो ये इस स्टॉक में आपका रिस्क कम है, लेकिन एट द सेम टाइम वहाँ पे गेन्स भी थोड़े से कैप हो जाते हैं। कंपनी अच्छी है, लेकिन अच्छे प्राइस पे खरीदना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, और अकॉर्डिंग टू मी इस प्राइस पे मैं खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा।
अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसके रिजल्ट्स आए हैं फ्राइडे को, जो है कोफॉर्ज। मिड कैप आईटी सेक्टर का स्टॉक है। अगर इसके रेवेन्यूज़ के बारे में बात करें 25% अप हैं रेवेन्यूज़ वाई बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हैं 5% अप। प्रॉफिट के बारे में बात करें 31% वाई अप है, और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो 24% डाउन है। सो ये वाई बेसिस पे तो आपको ठीक है, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी और रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ा हुआ मिल जाएगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत चल रही है बढ़ी हुई कॉस्ट और गिरते हुए मार्जिन्स, उसका सीधा सीधा असर आपको कोफॉर्ज के प्रॉफिटेबिलिटी पे देखने को मिल रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 24% डाउन है। अब क्या ये चीज़ें फैक्टर इन हैं कोफॉर्ज के चार्ट में, ये भी देख लेते हैं। कोफॉर्ज 6000 का अपना ऑल टाइम हाई लगाने के बाद लगातार गिरे जा रहा है, लोअर लोज लोअर हाइज लगातार बना रहा है। कभी भी 20 डे के मूविंग एवरेज को भी सस्टेन नहीं कर पा रहा है। 20 डे के मूविंग एवरेज को अगर कोई सस्टेन नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब उसमें कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है। और अगर अभी देखें आप तो इसने अभी रिसेंटली 20 डे के मूविंग एवरेज को जस्ट क्रॉस किया है। अभी स्टॉक चल रहा है 3726 पे, 3726 पे, और 6000 से गिर रहा है। तो आपको इसमें दिख रहा होगा, इसमें आपको 35% 36% का डिस्काउंट अभी भी नजर आ रहा है। सो मेरे ख्याल से कोफॉर्ज के रिजल्ट्स वैसे ही हैं जैसा कि ये स्टॉक ऑलरेडी पिटा हुआ है, और जैसा कि बाकी मिड कैप आईटी सेक्टर के स्टॉक्स के बारे में बात करें या लार्ज कैप आईटी सेक्टर के स्टॉक्स के बारे में बात करें, रिजल्ट्स आर इन लाइन विद द एक्सपेक्टेशंस। अब कोफॉर्ज में यहां से मुझे कोई बहुत बड़ी गिरावट एक्सपेक्टेड नहीं है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ टेक्निकली बात करूं, सिर्फ और सिर्फ टेक्निकली, तो मुझे यहां पे एक थोड़ी सी तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन रिजल्ट्स के बाद कोफॉर्ज में एटलीस्ट प्रेडिक्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। जहां पे मुश्किल होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। इसमें प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल है कि मंडे को एग्जैक्टली कोफॉर्ज में क्या होगा। मुझे चीज़ें ऑलरेडी फैक्टर्ड इन लग रही हैं, बट हो सकता है मार्केट इन रिजल्ट्स को थोड़ा सा नेगेटिवली भी ले सकती है, या फिर आपको कुछ पॉजिटिव मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। सो कोफॉर्ज में बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है कि यहाँ पे एग्जैक्टली मंडे को क्या होगा। अब बात करते हैं हम अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी है अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में बात करें, रेवेन्यू अप है 28% वाई। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो डाउन है 4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। प्रॉफिट के बारे में बात करें वाई बेसिस पे भी डाउन है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो 40% डाउन है। सो अल्ट्राटेक सीमेंट में बहुत बड़ी गिरावट आपको प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिल रही है, इवन रेवेन्यूज़ में भी देखने को मिल रही है। गाइज मैंने एक वीडियो बनाई थी वाई यू शुड अवॉइड सीमेंट सेक्टर, वो वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगी आई बटन में, आप चाहें तो वो चेकआउट कर सकते हैं। उसमें मैंने सेक्टर के बारे में इन डेप्थ एनालिसिस करी है। सो उसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए अगर हम अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में बात करें तो रिजल्ट्स तो ऑब्वियसली वीक हैं ही। अगर इसका एक बार चार्ट पे नज़र डालें तो चार्ट में भी वो वीकनेस आपको नज़र आ रही है। 8200 के आसपास से गिरता हुआ स्टॉक लगातार गिरे जा रहा है। बीच में थोड़ी बहुत कुछ न्यूज़ आ जाती है, वहाँ पर थोड़ा भाग जाता है, और यहाँ पे अब दोबारा से इसने काफ़ी सारी स्ट्रेंथ दिखाई है, पर मेरे हिसाब से रिजल्ट्स आर वीक। और आगे की चीज़ों को भी देखें जो मैंने उस वीडियो में बताई हैं, जिसमें मैंने सीमेंट सेक्टर के बारे में बात करी है। मुझे ऐसा लगता है कि अल्ट्राटेक सीमेंट में आपको मंडे को गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि वाई बेसिस पे लें आप या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लें, दोनों ही फ्रंट्स पे गिरावट है प्रॉफिटेबिलिटी में। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो चलिए एक टफ क्वार्टर था सबके लिए, लेकिन वाई बेसिस पे भी अगर मतलब पिछले साल से भी आप नीचे चले गए हैं, देन दैट्स अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। और वो चीज़ें उतनी ज़्यादा फैक्टर्ड इन भी नज़र नहीं आ रही हैं, या तो चार्ट में फैक्टर्ड इन हो, वो चीज़ें चार्ट में उतनी ज़्यादा मुझे फैक्टर्ड इन नज़र नहीं आ रही हैं। सो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मंडे को आपको अल्ट्राटेक सीमेंट में कुछ ना कुछ रेड कलर देखने को मिल सकता है। बाकी ये तो रही बात सिर्फ रिजल्ट्स के अगले दिन कैसा मूवमेंट रहेगा। अगर आपको इसके बारे में जानना है कि अल्ट्राटेक सीमेंट को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस सेक्टर में इवन इन्वेस्ट करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सो वैसे तो अल्ट्राटेक सीमेंट अपने सेक्टर का लीडर है, बट आई हैव माई ओन रिजर्वेशंस रिगार्डिंग द सीमेंट सेक्टर, और वो रिजर्वेशंस मैंने अपनी उस वीडियो में डिस्कस कर रखे हैं जो कि मैंने आपको अभी बताई। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो चेकआउट कर सकते हैं, जो लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स आज ही आए हैं सैटरडे को, और अगर हम उसके रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो इनकम अप आई है 11% वाई। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें 8% डाउन है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी 55% अप है वाई बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 4% डाउन है। सो दिस इज रीजनेबल। आई थिंक प्रॉफिट वाई बेसिस बहुत बढ़िया बड़ा है आईसीआईसीआई बैंक जैसे लार्ज कैप के लिए। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ी सी गिरावट है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन क्या है, किसी भी बैंक के लिए, किसी भी एनबीएफसी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये नंबर्स, ग्रॉस एनपीएस और नेट एनपीएस। ग्रॉस एनपीएस डाउन है 19 बेसिस पॉइंट्स, और बेसिस पॉइंट का मतलब होता है गाइज 0.01% इज़ 1 बेसिस पॉइंट। सो 19 बेसिस पॉइंट्स का मतलब हो जाएगा 0.19%। 0.19% डाउन है बेसिस पॉइंट्स
अगर हम बात करें GNPA के बारे में, अगर नेट NPA के बारे में बात करें, 6 बेसिस पॉइंट से नेट NPA डाउन है। और ये जो अगर डाउन होता है तो ये एक पॉजिटिव चीज़ होती है कि NPA कम हो रहे हैं। और ये सीक्वेंशियल नंबर होता है, सीक्वेंशियल मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 19 बेसिस पॉइंट से ग्रॉस NPA नीचे आए हैं और नेट NPA 6 बेसिस पॉइंट से नीचे आए हैं, विच इज़ अ पॉजिटिव थिंग, विच इज़ अ गुड साइन। अगर आप एट द सेम टाइम HDFC बैंक के रिजल्ट्स को देखेंगे जो कि पहले आए थे कुछ दिन पहले, वो सारे रिजल्ट्स हमने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल रखे हैं। अगर आपको प्रीवियस कोई भी रिजल्ट्स चाहिए, आपको नहीं मिल रहे हैं, आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलता है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जो आपको नीचे पिन कमेंट में लिंक मिल रहा होगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पे आप सीधे नाम डाल के सर्च कर सकते हैं, आपको सारे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। HDFC बैंक के अगर आपको रिजल्ट्स याद हैं तो उसमें आपने देखा होगा उसके NPA बढ़ करके आए थे। HDFC बैंक जो कि बैंकिंग सेक्टर का लीडर है, वहाँ पे NPA बढ़ करके आए हैं। इसीलिए आपको HDFC बैंक का आप चार्ट देख लीजिए और ICICI बैंक का चार्ट देख लीजिए। यहाँ पे NPA सिर्फ फ्लैट भी नहीं है, बल्कि NPA इंप्रूव हुए हैं, 19 बेसिस पॉइंट से गिर करके आए हैं। HDFC बैंक में NPA बढ़ करके आए थे और उसके बाद HDFC बैंक में रिजल्ट के बाद अगले दिन पिटाई भी हुई थी। बट ICICI बैंक के रिजल्ट्स आर वेरी गुड। लेकिन ये सारी चीज़ें चार्ट में ऑलरेडी फैक्टर्ड इन हैं, क्या फैक्टर्ड इन हैं या नहीं देखते हैं। ICICI बैंक का है ये चार्ट, ये है ICICI बैंक का चार्ट गाइज, और इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा ऑल टाइम हाई है 850 के आसपास, और अभी स्टॉक कहाँ चल रहा है 800 पे। जहाँ सारी मार्केट इस तरीके से गिरी हुई है, सारे स्टॉक्स इस तरीके से गिरे हुए हैं, अभी आपको मैंने कोफॉर्ज दिखाया, अल्ट्राटेक सीमेंट दिखाया है ना, वहाँ पे आप ICICI बैंक का चार्ट देखिए। काफ़ी टाइम से सिर्फ स्लगिशनेस चल रही है क्योंकि मार्केट वीक है, लेकिन स्टॉक में कोई भी वीकनेस नहीं है। स्टॉक ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, बट अल्टीमेटली अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। एंड द रीज़न बीइंग कि इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड थे। मेरे हिसाब से जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हैं ICICI बैंक के बारे में, वो ऑलरेडी इसमें फैक्टर्ड इन हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि इसके बाद भी इसमें बहुत बड़ी तेज़ी आ जाएगी, तो यस, एक तेज़ी आपको टेम्परेरी तेज़ी आपको मंडे को देखने को मिल सकती है इसमें। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको इसमें मंडे को तेज़ी देखने को मिलती है तो उसके आगे के कुछ दिनों में आपको प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल जाएगी। ICICI बैंक में मुझे ऐसा लगता है इन रिजल्ट्स के बाद थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है, एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए। अगर वो आता है तो उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर वो नहीं आता है तो पहले से ही प्रॉफिट बुकिंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन इसमें प्रॉफिट बुकिंग मुझे एक्सपेक्टेड है क्योंकि रिजल्ट्स आर इन लाइन विद द एक्सपेक्टेशंस। अगर यही स्टॉक, मैं आपको ये सारी चीज़ें गाइज आपको एनालाइज करना भी सिखा रहा हूँ, अगर यही स्टॉक जहाँ पे अभी है, ये उसकी जगह, ये सपोज करिए चार्ट यहाँ पे होता, यहाँ पे अगर ये चार्ट होता, तब आप इसमें डेफिनेटली कह सकते थे कि इस स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। लेकिन रिजल्ट्स ऐसे हैं तो ये चार्ट भी ऑलरेडी यहाँ पे है, इसका मतलब पिछले कुछ दिनों में ऑलरेडी बाइंग हो गई है। जिन लोगों को इसके रिजल्ट्स टेंटेटिवली पता थे कि किस तरीके के आएंगे, उन लोगों ने अपनी पोजीशंस ऑलरेडी बना ली हैं। तो अब यहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नॉट नेसेसरली ऑन मंडे, हो सकता है मंडे को आ जाए या फिर ट्यूसडे वेंसडे को भी आ सकती है। ये रहेगा मेरा ICICI बैंक के बारे में व्यू। बाकी अगर हम इसका थोड़ा सा लंबे पीरियड के लिए व्यू के बारे में बात करें, ICICI बैंक बहुत ही बढ़िया चॉइस है मेरे हिसाब से। अब HDFC बैंक से लोग शिफ्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स ICICI बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक। इन दोनों कंपनीज के रिजल्ट्स बेटर आना स्टार्ट हो गए हैं HDFC बैंक से, और HDFC बैंक अपने मर्जर में फंसा हुआ है विद HDFC लिमिटेड। वहाँ पे वो थोड़े से चैलेंजेस आ रहे हैं HDFC बैंक को, जबकि ICICI बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक आर फायरिंग। गाइज, हमने 4 सेक्टर्स के बारे में डिस्कशन कर लिया है। ये तो पूरा एक कंबाइंड सेक्टर है, इसमें रिटेल आ जाता है आपका, इसमें टेलीकॉम आ जाता है, इसमें ऑयल एंड गैस आ जाता है। फिर हमने बात करी IT सेक्टर के बारे में, फिर हमने बात करी सीमेंट सेक्टर के बारे में, फिर हमने बात करी बैंकिंग सेक्टर के बारे में। अब अगला स्टॉक है अतुल लिमिटेड। ये कौन से सेक्टर की कंपनी है? ये है केमिकल सेक्टर की कंपनी। मैंने जानबूझ करके ये स्टॉक्स इस तरीके से चुने हैं कि ये सारे अलग अलग सेक्टर से हैं, जिससे कि हम अलग अलग सेक्टर्स के बारे में बात करें, क्योंकि रिजल्ट्स तो कोटक महिंद्रा बैंक के भी आए हैं, रिजल्ट्स तो येस बैंक के भी आए हैं, लेकिन मैं चाहता था कि हम अलग अलग सेक्टर्स का डिस्कशन करें। अतुल के बारे में बात करें तो रेवेन्यू अप आया है 37% अप YOY, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 8% अप है अतुल का रेवेन्यू। प्रॉफिट डाउन है 1.2%, YOY बेसिस पे भी डाउन है। टफ क्वार्टर में डाउन आता है तो चलो समझ में आता है, YOY बेसिस पे भी डाउन है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 20% अप है। यहाँ पे थोड़े से वियर्ड से नंबर नजर आ रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, YOY बेसिस पे नीचे डाउन नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम इसके चार्ट को देखें, एक बार अतुल के चार्ट को देखते हैं, ये भी बहुत ही बढ़िया कंपनी है अगर केमिकल सेक्टर के बारे में बात करें। अब अगर अतुल को चार्ट पे देखें एक बार, तो चार्ट पे आपको नजर आएगा कि ये जो रिजल्ट्स आए हैं, जहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इंप्रूवमेंट है, लेकिन YOY बेसिस पे डाउनफॉल है, जिसकी वजह से ये स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे है। अभी आप देख सकते हैं, ये इस तरीके के मूवमेंट के बाद अभी बहुत नीचे चल रहा है। 1100 के अपने हाइज को के लगाने के बाद अभी 8600 के आसपास चल रहा है। जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं अतुल में और इवन पूरे के पूरे केमिकल सेक्टर में, वो ऑलरेडी मुझे अतुल में फैक्टर्ड इन नज़र आ रही हैं। सेम गोज़ विद आरती इंडस्ट्रीज़। अगर आप
आप आरती इंडस्ट्रीज़ का चार्ट देखेंगे वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा खासा डाउनफॉल हो गया है, और जो नेगेटिव चीज़ें हैं या आने वाली हैं अभी आने वाले रिजल्ट्स में, वो ऑलरेडी फैक्टर इन हो गई हैं। सेम आप दीपक नाइट्राइट को देखिए, कितने टाइम से स्लगिश चल रहा है। सो अतुल में भी मुझे लग रहा है मोर और लेस चीज़ें फैक्टर्ड इन नज़र आ रही हैं, लेकिन YOY बेसिस पे भी जो फॉल इसमें नज़र आ रहा है वहाँ पे मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से इसमें बता पाना मुश्किल है कि एग्जैक्टली मंडे को क्या हो सकता है। अतुल में हो सकता है यहाँ पे तेज़ी भी आ जाए। इनफैक्ट अगर मैं फ्राइडे की बात करूँ तो जहाँ तक मुझे याद है इसके मार्केट आवर्स में ही रिजल्ट्स आ गए थे, और जिसका इसमें मूवमेंट आप देखें तो बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है। इसका मतलब इंट्राडे मूवमेंट इसमें बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव हुआ था। हाँ, इसके मार्केट आवर्स में रिजल्ट आए थे गाइस, और रिजल्ट आते ही ये स्टॉक रॉकेट हो गया था एकदम से इंट्राडे में। सो हो सकता है वो रैली थोड़ी सी कंटिन्यू हो जाए 9000 के लेवल्स तक, और उसके बाद आपको थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। नाउ दिस माइट हैपन ड्यूरिंग मार्केट आवर्स ऑन मंडे इटसेल्फ, या फिर मंडे को सिर्फ तेजी देखने को मिल सकती है आपको, ट्यूसडे को गिरावट देखने को मिल सकती है। बट मैं इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये 9000 के लेवल्स को एक बार टच करे, और वहां से फिर एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आएगा, और फिर उसके बाद मार्केट कैसी चलती है उसके अकॉर्डिंग ये स्टॉक चलेगा। इसमें बीच बीच में पिछले कुछ महीनों में बायबैक वगैरह भी आए थे, जिसकी वजह से आपको ये स्टॉक बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नज़र आ रहा है। क्योंकि अगर आप इस स्टॉक को देखेंगे तो जहां मार्केट एक तरफा इस तरीके से गिरी हुई है, इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव बार बार अपने ऑल टाइम हाईज को टच करता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर ऑल टाइम हाई को टच करता है, फिर नीचे आ जाता है। इस तरीके की वॉलेटिलिटी देखने को मिली है, क्योंकि यहाँ पे बायबैक वगैरह की काफ़ी न्यूज़ चल रही थी। सो गाइज, ये थे 5 सेक्टर के अलग अलग 5 स्टॉक्स जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया और उनके रिजल्ट्स का डिस्कशन किया, और बात की कि मंडे को उनका कैसा रिएक्शन आपको देखने को मिल सकता है। इसमें आपके लिए सीखने वाली चीज़ ये है, एक तो कि कौन से सेक्टर में किस तरीके के रिजल्ट्स आ रहे हैं, और किस तरीके से हम थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि रिजल्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है उससे अगले आने वाले दिन को। ऑल्दो मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत ही मुश्किल है प्रिडिक्ट कर पाना कि अगले दिन रिजल्ट के अगले दिन एग्जैक्टली क्या होगा, लेकिन मैंने आपको एक थॉट प्रोसेस बताने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को ये मेरा एफर्ट पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है इसको दबा करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको साथ ही में ज्वाइन बटन दिखाई दे रहा होगा, आप ज्वाइन बटन को क्लिक करके मेंबरशिप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।